सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। पिछले 2 लाइव मेरी ख़राब हो गई थी, उसमें हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी तो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंच पाई थी। तो आज एसी बंद करके कोशिश कर रहा हूं आप सबसे बात करने की। गर्मी ज़्यादा है लेकिन ठीक है, कभी कभी गर्मी में भी बैठना पड़ेगा, कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कुछ बातों को कहने के लिए, कुछ बातों को करने के लिए। आज हम बात करेंगे दोगलों पर। दोगले तो समझते होंगे, वालेकुम सलाम भाई। दोगले तो समझते होंगे, पीठ में खंजर डाल देने वाले, सामने से गले लगाकर पीठ में खंजर डालने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं दोगले, याद रखना। उनमें से एक दोगला अरविंद केजरीवाल है। वालेकुम सलाम भाई। क्यों? जिस अरविंद केजरीवाल को वोट करने के लिए मैं कह रहा था, उस अरविंद केजरीवाल को मैं दोगला क्यों कह रहा हूं, जानने की बात है। वोट का टाइम आएगा तो फिर से कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को वोट करना। पता है क्यों? इसलिए कि स्कूल कम से कम भारत के जिस स्टेट में उसकी सरकार बनेगी उस स्टेट में कम से कम स्कूल बेहतर हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ सकेंगे। आई थिंक स्कूल में कम से कम वो हिंदू मुसलमान नहीं करता है, इसलिए कहूंगा कि उसको वोट करो। अब एक तरफ गंदी नाली बह रही है और एक तरफ गटर, तो हम यही कहेंगे कि गटर में ना उतरकर गंदी नाली में पैर रख के निकल जाओ। तो केजरीवाल वही है। 2 लाख सीसीटीवी कैमरे मौजूद होने के बाद दिल्ली में, हाँ भाई थोड़ा सा व्यस्त हूं आजकल। 2 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद चार्जशीट में, दिल्ली दंगों की चार्जशीट में कहीं कोई नाम ऐसा नहीं पाया गया जो पूरी दुनिया ने देखा क्राइम करते हुए। उनका नाम रागिनी तिवारी, आरएसएस की एक खतरनाक आतंकवादी रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिली भगत, और उन दोनों का एक बेहतरीन आजमाया हुआ आतंकवादी, वो सब इंस्पेक्टर सस्पेंडेड राकेश त्यागी, ये सब के सब ये कहीं नहीं दिखे हैं चार्जशीट में। सफूरा जरगार देखी गई है चार्जशीट में। प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि वो मुस्लिम है। शाहरुख ने भी गोली चलाई थी, राइट? शाहरुख ने गोली चलाई थी, जेल में है। लेकिन वो दो हिंदू जिन्होंने गोली चलाई थी शाहीन बाग में, उनकी जमानत हो चुकी है, जिसमें से एक नाम गोपाल है और दूसरा कौन सा था देखो भूल रहा हूं मैं। वो दोनों छोड़े जा चुके हैं। क्यों? भारत में कानून किसका चलता है? संविधान जो है वो, या जो सरकार सत्ता में होगी वो अपने हिसाब से चलाएगी। मुझे कहते हुए कभी झिझक नहीं हुई कि आने वाले दिनों में भारत एक जहन्नुम बन जाएगा, एक नर्क बन जाएगा। कभी मुझे झिझक नहीं होती है ये कहते हुए कि अभी सिर्फ 25% हालात खराब हैं, अभी बहुत खराब होने बाकी हैं। 72,000 एलईडी लगा करके, 7200 आई थिंक, चलो 7200 कह देता हूं, ज्यादा ना बढ़ा करके 7200, 500 एलईडी लगा करके बिहार में भाषण दिया जा सकता था। 5 बसें भी न चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी लोगों को भाषण दे रही है, पूछ रही है कि हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं लेकिन विपक्ष ने क्या किया। विपक्ष ने जो किया वो मैं बता देता हूं। हालांकि विपक्ष के पास प्रवक्ता नहीं है कि वो आकर के जवाब दें, लेकिन मैं बता देता हूं। भक्तों अच्छे से सुन लेना। विपक्ष ने यह किया कि कोरोना आने से पहले ये बता दिया था कि कोरोना आने के बाद हमारी क्या दुर्दशा होगी।
विपक्ष ने यह काम बखूबी किया था। सरकार को चेता दिया था, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर ली और नमस्ते ट्रंप का एक भयंकर प्रोग्राम किया, जिसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। दीवालों को बनाना, गरीबी को छुपाना, कोरोना को फैलाना, अपना पैसा बर्बाद करना, आर्थिक स्थिति डमाडोल करना, बहुत कुछ राज थे उसमें। वो पक्ष ने किया था, विपक्ष ने नहीं किया था। ताहिर हुसैन, जिसके लिए पुलिस खुद बोली थी कि इन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद उनके घरों में जिस तरीके से बम रखे गए, उनके घर में जिस तरीके से गुलेल रखी गई, उनके छत पे एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें अगर ये आ जाता तो मजा आ जाता, ताहिर हुसैन अगर इसमें आ जाता तो मजा आ जाता, उसका भाई आ रहा था। यानी कि पूरे प्लान के साथ ताहिर हुसैन को फंसाया गया। ये मैं ताहिर हुसैन पर एक बाकायदा वीडियो डाल चुका हूं विद प्रूफ, जिसे देखना है यूट्यूब पे जा सकता है, देख सकता है। ताहिर हुसैन को फंसाया गया। बेशक जो बिल्कुल निर्दोष था उसे फंसाया गया, बिल्कुल पूरी तरीके से निर्दोष था। ताहिर हुसैन की एक वीडियो और उपलब्ध है जो मैंने अपने यूट्यूब पे पहले ही उसे दिखा के रखा है, जिसमें मैंने ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताया है। उसमें विद प्रूफ मैंने दिया है। उसमें यह भी दिखाया गया है कि ताहिर हुसैन के घर में जब घुस रहे थे गुंडे, मवाली, आतंकवादी घुस रहे थे, उस दौरान 50 से 100 पुलिसकर्मी वहां पर बैठे हुए थे, जिससे ताहिर हुसैन कह रहा था कि बचा लो मेरे घर को, मैं बाहर हूं लेकिन मेरे घर वाले सब अंदर हैं, बचा लो। लेकिन वहां की पुलिस बैठे तमाशगीन बनी बैठी थी, मोबाइल चला रही थी वहां की पुलिस। झूठ नहीं है, विद प्रूफ बात करता हूं साहब। मैंने कहा था, उस दौरान भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट खुद एक लेटर लिख दे और ये कह दे कि हम वकालत कर सकते हैं ताहिर हुसैन की तरफ से, हम बोल सकते हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं, वहीं सीधे आकर के हम देने को तैयार हैं। जो ताहिर हुसैन के वकील हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि सब कुछ पूरे प्लान के हिसाब से किया गया है। जज कोई नई बात नहीं है, आप सबको पता है कि जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद बन जाते हैं किसी पार्टी में। तो जज क्या कर रहे हैं बखूबी जानते हैं हम कि जज क्या कर रहे हैं। हर तरफ रेप हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर तरफ रेप कर रही है, हर तरफ मुसीबतें हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए दिल्ली पुलिस ने इस लॉकडाउन में, दिल्ली पुलिस ने जो तांडव मचाया है पूरे दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ, आग लगी, मुसलमानों के घर जले, आग लगी, मुसलमानों की दुकानें जली, आग लगी, मुसलमानों को घर छोड़ना पड़ा, दंगा हुआ, मुसलमानों की मौत हुई, दंगा हुआ, मुसलमानों की बच्चियों के रेप हुए। उसके बाद भी मुसलमानों को ही क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। ये है हमारा भारतवर्ष, ये है हमारा भारतवर्ष। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी, गोपाल और एक जो दूसरा आतंकी जो गोली चलाया था वो, ऐसे हजारों की तादाद में मुजरिम, इनमें से कुछ सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं, सजा याफ्ता भी है इसमें कुछ, बखूबी जानता हूं, बाकायदा घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है। यह हमारे भारतवर्ष की कहानी है। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम भारतवर्ष महान कहें? नहीं साहब, भारतवर्ष महान हम इसको नहीं कहते हैं। महान तो वो भारतवर्ष था जो गांधी का था, जो चंद्रशेखर आजाद का था, जो अशफाकुल्ला का था, जो भगत सिंह का था, वो था महान। कुत्तों का भारत महान नहीं हो सकता। बड़ा बुरा लगता है जब एक विधायक के लड़के ने अमेरिका में बैठ करके भारत के लिए कहा कि भारत में भेदभाव है, भारत का सिस्टम ठीक नहीं है, भारत के लोग परेशान हैं, बहुत चीजें जब उसने कहा तो बड़ा बुरा लगा सबको। मुझे बुरा नहीं लगा। जानने की बात है कि आखिर हमें बुरा क्यों नहीं लगा। हमें बुरा इस वजह से नहीं लगा क्योंकि हम लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। असलियत क्या है यह जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब उसने कहा, क्या हम उसकी बातों को झुटला सकते थे?
अगर हम उसकी बातों को झुठला सकते थे तो हमें बोलना चाहिए था कि उसने गलत कहा है किसी माई के लाल में इतना दम जो उस विधायक के लड़के को गलत साबित कर दे? है कोई? भारत के 137 करोड़ लोगों में चाहे विधायक हों, सांसद हों, जज हों, आईएएस हों, पीसीएस हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, नॉर्मल लोग हों, कोई भी 137 करोड़ लोग मिलकर के क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि भारत में आज धर्मवाद नहीं है? क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि भारत में आज जातिवाद नहीं है? क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि हमारे यहां बेटियों को मार डाला जाता है? क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि हमारे यहां बेटियों को नर्क भेज दिया जाता है? क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है कि हमारे यहां बेटियों के रेप सबसे ज्यादा होते हैं? क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है कि हमारे यहां भूखे लोग मर रहे हैं? क्या हम इस बात को झुठला सकते हैं? नमस्कार सुरेंद्र भाई। अगर हम इस बात को झुठला नहीं सकते तो हम किस बिना पे कहते हैं कि साहब उसने गलत कहा है? दरअसल उसने ही सही कहा है और हमें उससे सीखने की जरूरत है। हमें उससे जानने की जरूरत है कि आखिर वो ऐसी क्या बातें कह गया जो हमें इतनी बुरी लग गई। हमें जानने की जरूरत थी, ना कि हमें उसके खिलाफ भौंकने की। लेकिन हमने क्या किया? उसको गलत साबित करना शुरू कर दिया और कहा कि साहब एक भारत के विधायक का बेटा अमेरिका में जाकर के रह रहा है और ऐसे ऐसे बड़ी बातें बोल रहा है, ये तो हमारे राष्ट्र की बेइज्जती है। नहीं साहब, ये राष्ट्र की बेइज्जती नहीं है। राष्ट्र की बेइज्जती वो है जो हम अपनी बातों को छुपा लेते हैं और उस जख्म को हम नासूर बना देते हैं जो लगातार बनता जा रहा है। भारत की मीडिया, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, चाहे वो चौरसिया, सुधीर, देवगन, कोई भी हो, उसमें कई मुस्लिम भी आती हैं जो सिर्फ पैसे पे बिकाऊ हैं। उनके सामने 10 की नोट फेंक दो और उनसे मुजरा करवा लो। ऐसे लोग भारत की मीडिया में हैं। और आप कहते हो कि हमारे भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है। अगर आपका चौथा स्तंभ मीडिया है तो एक स्तंभ आपका टूट चुका है। अब भारत 3 पिलर पर खड़ा है और वो 3 पिलर कौन से हैं? वो 3 पिलर कितने मजबूत हैं हमारे देश के लिए, ये आप जानते हैं। तो फिर ये जान लीजिए कि हमारा देश बिल्कुल कमजोर टांगों पर खड़ा हुआ है। अगर तेज आवाज भी आ गई तो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाएगा। और उस दौरान हम चाइना, नेपाल, पाकिस्तान सबसे पंगा लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम चाइना 60 किलोमीटर चाइना हमारे घर के अंदर घुसाया है लद्दाख में। क्या हमने लाल आंखें चाइना को दिखाने की कोशिश की है? नहीं। तो ये लाल आंखें सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों होती हैं? दरअसल बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के नेताओं की रोजी रोटी चलती है सिर्फ भारत और पाकिस्तान के नाम से, इसलिए ये चल रहा है। बात यह है, इस टाइम बिहार चुनाव है। सबसे जरूरी यह था कि लोगों तक खाना पहुंचाया जाए, ना कि भाषण। राशन ना पहुंचा करके भाषण पहुंचाने का काम किया गया है। हमें इस बात का तो दुख है कि भारत एक गहराई में गिरता जा रहा है। साथ ही हमें इस बात का दुख है कि हम सब वोटर्स अब भी आंखें बंद करके आराम से तमाशगीन बने देख रहे हैं और अपने भारत को हम खुद गंदे नाले में डुबो रहे हैं। इनके जिम्मेदार सिर्फ नेता नहीं है। यह हमारे लिए अच्छा है कि हम नेताओं को बोल देते हैं, नेताओं को कह देते हैं, उसके बाद अपनी टांग बचा लेते हैं। दरअसल सच्चाई ये नहीं है। उन नेताओं को बनाया किसने है, ये इंपॉर्टेंट है। उन नेताओं को दूसरा मौका किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। उन नेताओं से सवाल कौन नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई कुत्ता किसी जंगल में घुस जाए और कहे मैं यहां का बादशाह हूं, तो क्या उस जंगल का शेर ये कहेगा कि साहब अब तो कुत्ता घुस गया और वो कह रहा है कि हम ही शेर हैं, तो ठीक है मान लेते हैं। कहेगा क्या? नहीं ना। राजा शेर ही रहेगा, यानी पब्लिक, आवाम। लेकिन हम 5 लाख लोग भूल जाते हैं कि हम एक विधायक से सवाल कर सकते हैं। 5 लाख लोग मिलकर के एक विधायक 5 लाख लोगों को नचाता है। हम 5 लाख लोग क्या हैं जो एक विधायक नचा रहा है?
हम 5 लाख लोग मिल करके एक सवाल नहीं करते हैं अपने विधायक से, तो कमजोर कौन हुआ? हम उस घोड़े की तरह हैं जिसे एक महीन सी शाख में बांध दिया गया है और वो खड़ा है ये समझ करके कि हम बंधे हुए हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन कमाल है साहब, आप लोग भी गजब ढाते हैं। नमस्कार आयुष चतुर्वेदी, कैसे हो? कमाल है साहब। हम तो ये कह देते हैं कि साहब हमारे नेता ही नहीं अच्छे हैं, हम क्या करें, हमारे नेता ही खराब हैं। हम भूल जाते हैं कि नेताओं को चुना हमने है। हम भूल जाते हैं कि नेताओं को आज भी हम आसमान से जमीन पर लाके पटक सकते हैं। हम ये भूल जाते हैं। हमें अपनी ताकत का अंदाजा खुद नहीं है, हमें अपनी ताकत का अंदाजा खुद नहीं है। इस वजह से जिस दिन हमें अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, ये सारे के सारे नेता हमारे अपने घुटनों के बल हमारे पंजों पे पड़े होंगे। लेकिन अफसोस कि हम इस ताकत को भूल चुके हैं। अफसोस कि हमें एक ही बात याद है, ये हिंदू है इससे हम नहीं बोलेंगे, ये मुसलमान है इससे हम नहीं बोलेंगे, बस ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये सपा का है, ये बसपा का है, बस इससे ज्यादा पहचान हमारी कुछ नहीं रही है। आज हम अपने अपने गलों में दूसरे दूसरे नेताओं के पट्टे बांध के घूम रहे हैं, है ना। बड़ा मजा आया मुझे देख करके। एक मीटिंग थी, पार्टी में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना था। मैंने सोचा पार्टी में ज्वाइन करवाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता होगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती होगी। देखें तो क्या है ये। पूछा भाई साहब से फोन करके कि भाई साहब आपने फला पार्टी ज्वाइन की है, कुछ वीडियो वगैरह हैं उसके? बोले हाँ सर वीडियो है, मैंने पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा जी वीडियो भेजिएगा जरा हम भी देखें। उस वीडियो में क्या हुआ, नेताजी आते हैं एक गमछा लेकर के और गले में उनके डाल देते हैं और तालियां बज जाती हैं। 4-5 बार रिपीट करके वीडियो देखा। मैंने कहा यार हुआ क्या, ये तालियां क्यों बज रही हैं? उन्होंने तो सिर्फ अपना पट्टा क्यों कहा मैंने? इन पट्टियों पे साइड में निशान था अपनी पार्टी का, या ना, सपा का होता है, बीजेपी का होता है, कांग्रेस का होता है, ये होता है पट्टा। और वो पट्टा हमारे गले में ऐसे डालते हैं नेताजी, कहते हैं आज से तू मेरा कुत्ता और मैं तेरा मालिक। और लोग तालियां बजाते हैं, गुड, एक कुत्ता और बढ़ा आज, है ना। इसका सम्मान, और इसको कहते हैं सम्मान। नेताजी ने सम्मान के साथ हमें पार्टी ज्वाइन करवाई। अरे भैया पट्टा बांधा है अपना तुम्हारे गले में, सम्मान देना था ना, सम्मान देना, यही सम्मान है, यही सम्मान है, यही सम्मान है। हाँ मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हूं, भारत की सबसे घटिया पार्टी में ज्वाइन करने को तैयार हूं। सम्मान करे हमारा, कैसे? हमारे गांव में जो लोग मजदूर हैं, उन्हें मजदूरी की जरूरत है, उन्हें मजदूरी दी जाए, काम दिया जाए। हमारे गांव के गरीब मजदूर के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम किया जाए, उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम किया जाए। हम तैयार हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए। लेकिन नहीं साहब, चूंकि हमारे अंडर में 1000-2000 वोट हैं, तो हमारा सा सम्मान हो गया पट्टा डाल करके। अब वो पट्टा डाल दिया गया, अब वो पट्टा जिधर खींचेंगे उधर हम जाएंगे, है ना। नेताजी का फोन आएगा, बोलेंगे साहब पार्टी के चीफ की जो है मीटिंग है, 5000 लोगों को लेके आना है तुमको। ठीक है साहब। कुछ लोगों को 100-100 रुपए देंगे, कुछ लोगों को दारू देंगे, कुछ लोगों को ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और सबको ले जा करके वहां खड़ा कर देंगे। पैसा भी अपने पास से देना है, सम्मान तुम्हारा हुआ है। 5000 लोग लेके तुम गए हो, उन 5000 लोगों को क्या मिला है? एक वक्त का खाने का पैकेट। वो गए वहां 5000 लोग, सुना नेताजी ने कहा हमने तुम्हारे लिए अकाउंट खुलवाए हैं,
जीरो अकाउंट। 20 लाख करोड़ रुपया हमने दिया है तुमको, और हम इतने पागल हैं, हम इतने गधे हैं, इतने गंवार हैं कि हमने ये भी ना सोचा कि यार मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं आया, ये 20 लाख करोड़ कहां गया। हमने तो ये सोचा ही नहीं। जब साहब ने कहा कि हमने 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं तुमको, तो हमने कहा वाह, मोदी 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 मोदी। बस यही हार कांग्रेस में, कांग्रेस की है। कांग्रेस के लीडर आ गए, यही पट्टा लेकर के अपना गले में डाल दिया, सम्मान हो गया। बोले साहब पार्टी के चीफ आ रहे हैं, आ जाओ 5,000 2,000 लोगों को लेकर के। आ गए, हेलीकॉप्टर उतरा, तालियां शुरू, राहुल राहुल राहुल, सोनिया सोनिया, क्या बात क्या बात। आए, क्या बोले? बोले झूठ बोल रही हैं ये राजनीतिक पार्टियां, आपके साथ राजनीति कर रही हैं ये। 20 लाख करोड़ आपको नहीं मिलेगा, राजनीति है ये। अच्छा जी, हमको पता ही नहीं था कि आपने बताया कि राजनीति है। हाँ, याद आया, हम तो गधे हैं, जाहिर है हम गधे हैं, बेशक। अगर हम गधे ना होते तो हम आपकी पार्टी में आता ही नहीं, अगर हम गधे ना होते तो आपकी इस मीटिंग में आता ही नहीं। बोले हमको वोट दो, इस बार हम जीतेंगे, हम तुम्हें देंगे 72,000 रुपए। हमने ये भी ना पूछा कि साहब कहीं कहीं तुम्हारी सरकारें तो हैं ना, वहां क्या कर रहे हो, ये भी ना पूछा। चलो कोई नहीं, दूसरी पार्टी आ जाएगी, किसी और का पट्टा अपने गले में टांग लेंगे। अगर पद हमारे किसी एंटी पार्टी को मिल गया, कोई एंटी आदमी को मिल गया जो हमसे मुखालिफत रखता है, अगर उसको भी पद मिल गया तो हम कहेंगे साहब हमें नहीं चाहिए। अब अपना पट्टा उतार के हम वापस किए और दूसरा पट्टा जाकर के ससम्मान डाल लिए। आज से हम उसके कुत्ते, इससे बढ़ के हम कुछ नहीं, इससे बढ़ के हम कुछ नहीं है। अब एक कुत्ता जिसके पट्टा डाल चुका है, अब वो क्या करेगा? अब वो अपने क्षेत्र में आकर के छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको बेवकूफ बनाएगा। वो काम करेगा एजेंसी का, साहब एजेंसी ले लिया है इसने, अब ये लोगों को ठगेगा। हाँ, पार्टी में है, इसमें वोट करना। अरे हम काम करवाएंगे तुम्हारा। 60 साल से काम हो रहे थे क्या? 70 साल से, 70 साल से क्या क्या काम हुए थे बताना जरा। 70 साल से हम आज तक सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान पर टिके हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने हमेशा देखा है ऊपर पीएम कौन बन रहा है। इस बार अबे पीएम तक तुम्हारी निगाह नहीं जाती है, तुम पीएम बनने की सोच रहे हो कि पीएम कौन बन रहा है। तुम्हारे यहां विधायक एक बलात्कारी बन गया जो तुम्हारी बहन बेटियों को बलात्कार करेगा, बचा पाए उसको? तुम साला पीएम को झांक रहे हो तुम कि पीएम बनाने पहले हम। तुम्हारे यहां सांसद 10 बलात्कार करके बैठा है और सांसद बनने के बाद 20 और करेगा। तुम्हें तो पीएम चाहिए, बना लिया पीएम, हो गई दिल को तसल्ली, तो फिर मजे करो, ऐश करो। धन्यवाद, मजे करो साहब, यही है असलियत। ऐसे पट्टे गले में लपेट करके टहलते रहो। धन्य हो, जय हिंद।